हेलो दोस्तों। आप सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्रोंकाइटिस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, टाइप्स, कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लिकेशन। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है, ब्रोंकाइटिस का मीनिंग क्या होता है, ये हम सबसे पहले देखते हैं। द वर्ड ब्रोंकाइटिस इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ब्रोंकस मीन्स विंड पाइप या ब्रोंकियल ट्यूब एंड आईटीएस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो हम इसे देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से, ब्रोंकाइटिस। तो जैसा कि दोस्तों ये हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया एंड दिस इज कैरिना। और ये हो गया राइट पल्मोनरी ब्रोंकियल, और ये लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, राइट लंग्स एंड ये लेफ्ट लंग्स। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कोई भी बैक्टीरिया वायरस इंटर करता है ट्रैकिया के थ्रू हमारे पल्मोनरी लंग्स में आते हैं, ब्रोंक्यूल्स में आते हैं, तो वहाँ पे आकर के जैसे ये हो गए हैं पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, ये ये पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। तो जब भी मतलब कि इसमें क्या होता है कि गैस का एक्सचेंज होता है, तो जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है तो इसमें आकर के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जिसके कारण ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है जिसके कारण जो जो ब्रोंक्यूल्स का साइज होता है वो इनलार्ज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और कफ का फॉर्मेशन होने लगता है। उसी को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो अब हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन ब्रॉड वे में। Bronchitis is an inflammation or swelling of the bronchial tube, which the air passes between the nose and the lungs through bronchial tube। मतलब कि जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है उसमें इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाता है। जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है वो एयर को पास करता है, एयर को पास करने का काम करता है एल्वोलाई में, जिससे कि गैस का एक्सचेंज हो सके। तो उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके का इन्फ्लामेशन हो जाता है, म्यूकस सिक्रेट होने लगता है और ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, जिसके कारण हमें रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज देखने को मिलता है। उसी को क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। इट इज ए टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज अक्यूट एंड सेकेंड वन इज क्रोनिक। यह दो प्रकार का होता है, अक्यूट और एक क्रोनिक। अक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एंड क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसमें ये देखते हैं, इट इज शॉर्ट इलनेस दैट मोस्टली कॉज्ड बाई कॉमन कोल्ड वायरल इन्फेक्शन से। जैसे कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो भी ब्रोंकाइटिस होगा, जो भी इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा और या कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाएगा। बेसिकली 7 to 10 डेज में यह सबसाइड हो जाता है। और यह जो होता है वो कॉमन कोल्ड के कारण होता है, जैसे रिनो वायरस, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम, न्यूमोनिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो कॉज करता है, तब जाकर के एक्यूट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। एंड सेकेंड, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज कैरेक्टराइज बाय परसिस्टेंट म्यूकस प्रोड्यूसिंग कफ। मतलब जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है वो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक म्यूकस कफ का प्रोडक्शन होता है। उसी को हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इट अकर 3 month to 2 year और मोर। मतलब कि यह होता है 3 मंथ से स्टार्ट, एटलीस्ट तो 3 मंथ तो होना ही चाहिए, तब जा कर के हम उसे क्रोनिक में काउंट करते हैं, और 2 years या उससे अधिक भी हो सकता है। इस कॉल्ड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब हम देखते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रोंकाइटिस। The same bacteria and virus that can cause the upper respiratory tract infection
जैसा कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया एंड वायरस कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, जैसे किसी व्यक्ति को राइनाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, लैरेंजाइटिस हो गया, तो लैरेंजाइटिस ये समय क्या होता है, बैक्टीरिया वायरसेस हमारे नोज में माउथ में इन्फ्लामेशन करते हैं। इन्फ्लामेशन करते के साथ साथ वो ट्रैवल करते हैं थ्रू हमारे ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में आते हैं। लंग्स में आकर के और जो नली होता है, ब्रोंकियल ट्यूब होता है, उसमें आकर के ट्रैप कर जाते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी रिजेक्शन होता है, जिसके कारण जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है वो स्वेलिंग कर जाता है। तो वो हमें देखने को मिलता है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हो सकता है। स्मोकिंग इज मोस्ट कॉमन एंड मेजर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रोंकाइटिस। जो स्मोकिंग होता है, देखा गया है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ब्रोंकाइटिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वैसे व्यक्ति को भी हो सकता है। पीपल विथ लो इम्यून सिस्टम। अब कोई भी व्यक्ति है जिसका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो उन व्यक्तियों को ब्रोंकाइटिस होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एडवांटेज एंड इन्फेंट आर मोस्ट प्रोन, मतलब कि जो ओल्ड एज वाले हैं, जो मतलब हमारे ओल्ड एज एटलीस्ट 55 60 ईयर, या इन्फेंट लेस देन 1 ईयर का जो चिल्ड्रेंस होते हैं, उनमें ब्रोंकाइटिस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, यह दोस्तों यह एक कंडीशन होता है जिसमें जो स्टमक का कंटेंट होता है वो रिफ्लक्स मतलब बैकफ्लो होने लगता है। बैकफ्लो होकर के हमारे ट्रैकिया में आता है और जो स्टमक का कंटेंट होता है वो हाईली एसिडिक होता है, तो कहीं ना कहीं वह हमारे ट्रैकिया को आकर के नुकसान पहुंचाता है और जिसके कारण हमें ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है। पीपल विथ पीपल एक्सपोज विथ एयर पॉल्यूशन, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से एयर पोल्यूशन में अगर काम कर रहा हो, या फिर एयर पोल्यूशन इंडस्ट्रियल एरिया में वो अगर वो रहता हो, तो उस व्यक्ति को होने का चांसेस हो सकता है ब्रोंकाइटिस। तो दोस्तों हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं कि जो भी डिसीज़ का जो मतलब डिसीज़ कैसे हो रहा है, क्या कॉजेज है, क्या कारण होता है, क्या सिस्टम उसमें अफेक्टेड होता है, और उसका डिसीज़ में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, ये हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। तो देखते हैं सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल एंड रिस्क फैक्टर। अब ड्यू टू इटियोलॉजिकल एंड रिस्क फैक्टर में कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति का लैरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, रेनोवायरस, एडिनोवायरस रिसेंटली हुआ हो या फिर है, तो क्या होगा कि इन्फेक्शन जो होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो ट्रैवल करके हमारे लंग्स में पहुँचेंगे। लंग्स में पहुँच करके जो एल्वोला जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होता है उसमें इन्फ्लामेशन एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन ब्रोंकियल ट्यूब। जो ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें आकर के इन्फ्लामेशन करता है, स्वेलिंग करता है। स्वेलिंग के साथ साथ हाइपर सिक्रीशन मतलब कि एक्सेसिव अमाउंट में जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है वो करवाता है, जिसके कारण जो उसका काम होता है ये ब्रोंकियल ट्यूब में, एंड जिसके कारण जो ब्रोंकियल वॉल बिकम थिक्ड एंड नैरो। अब जब इन्फ्लामेशन हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, तो क्या होगा कि ब्रोंकियल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा। एंड नैरो मतलब कि जैसे ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल ये हो गया, ये नॉर्मल है। अब अगर इन्फ्लामेशन हो गया है ये अब अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो गया है तो क्या होगा कि इसमें जो म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है प्लस में इन्फ्लामेशन हो, जिसके कारण जो एयर है वो अच्छे से पास नहीं कर रहा है, ये एयर इसमें पास नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम इम्पेयर्ड इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज एंड डैमेज इन एल्वोलाई। ड्यू टू ब्रोंकियल वॉल जो जब मतलब मोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो उसमें जो गैस एक्सचेंज का, इम्पेयर्ड का मतलब होता है कमी हो जाना, डिक्रीज हो जाना, किसका, गैस का एक्सचेंज का। ड्यू टू डैमेज इन एल्वोलाई में डैमेज के कारण जो गैस का एक्सचेंज है वो डिक्रीज हो गया है, जिसके कारण हमें व्यक्ति में देखने को मिल सकता है रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज देखने को मिल सकता है, एंड उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में हमें देखने को मिल सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हमें देखने को मिल सकता है, कफिंग। तो दोस्तों यही
यही होता है ब्रोंकाइटिस। इसमें बेसिकली क्या है कि कोई भी किसी भी कारण की वजह से जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें इन्फ्लामेशन और हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रीशन होगा, जिसके कारण जो ब्रोंकियल वॉल है, ब्रोंकियल ट्यूब है, वो थिक हो जाएगा और नैरो हो जाएगा, और जिसके कारण उसमें जो ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें गैस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू डैमेज इन एल्वोलाई। और जब डैमेज हो जाएगा, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो जाएगा, तो हमें रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज देखने को मिलता है। उसी को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो साइन एंड सिम्टम्स, कफ हमें देखने को मिल सकता है, कफ हमें देखने को मिल सकता है। प्रोडक्शन ऑफ क्लियर वाइट, येलो और ग्रीन म्यूकस, मतलब कि जो म्यूकस का जो भी म्यूकस प्रोडक्शन होगा, कफ स्पुटम जो भी प्रोडक्शन होगा वो निकलेगा, वो क्लियर हो सकता है, वाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, या ग्रीन म्यूकस हो सकता है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अब जैसे देखिए क्या होता है कि अब पूरा लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया है, ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो गया है, गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत तो होगी ही। व्हीजिंग साउंड, अब अगर क्या होता है, व्हीजिंग साउंड क्या होता है कि अगर मतलब कि कोई भी मतलब जब ब्रोंकाइटिस होता है तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जिसके कारण हमें घड़घड़ाहट का आवाज़ आता है, उसी को कहते हैं व्हीजिंग साउंड। तो ये भी देखने को मिल सकता है। फीवर एंड चिल, अगर ब्रोंकाइटिस में हमें देखने को मिलता है कभी कभी बुखार भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, और कपकपी मतलब जाड़ा दे करके बुखार आता है। चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन हो गया है, गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ड्यू टू गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो बॉडी में CO2 का लेवल भी डिक्रीज होगा, मतलब ऑक्सीजन का लेवल भी डिक्रीज होगा, जिसके कारण जिसके कारण जो मतलब कि अब ऑक्सीजन कम हो रहा है तो हमारे बॉडी में क्या होगा कि लैक्टिक एसिड बनेगा, जब लैक्टिक एसिड बनता है तो जिसके कारण चेस्ट पेन हमें देखने को मिल सकता है, रनी नोज हो सकता है, फटीग एंड वीकनेस, उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगा, फटीग, थकान, ये सब लगा लगा रहता है। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूएशन। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में कब से है आपको ब्रोंकाइटिस, कितने दिनों से है, कहाँ गए थे, क्या काम करते हैं, आपके परिवार में नहीं है ये सब हम देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में यही सब देखते हैं, जैसे विजिंग साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है उसका, जैसे येलो म्यूकस है, ग्रीन है, वाइट है, ये सब देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। स्पुटम कल्चर में क्या देखते हैं कि जो म्यूकस जो होता है उसका हम कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट करके कौन से बेसिकली हम लोग देखते हैं कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, उसका क्या इलाज हो सकता है, वो हम स्पुटम कल्चर में देखते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब करते हैं, जिसके कारण WBC का लेवल इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। तो ब्लड टेस्ट में हम CBC करते हैं, ESR करते हैं। चेस्ट एक्सरे, अब चेस्ट एक्सरे में क्या होता है कि जब भी हमारे हमारे मतलब कि लंग्स में जब एयर फील होगा, तो एयर फील होने के कारण वहाँ पे लंग्स का कंडीशन दिखेगा कि क्या एयर है या फिर उसमें पानी भरा हुआ है, तो ये सब पता चलेगा चेस्ट एक्सरे में। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या होता है कि जो लंग का कैपेसिटी कब कैपेसिटी पता चलता है, हेल्दी है, अनहेल्दी है। इसमें 3 तरह का कलर कोडिंग रहता है, तो उसी कलर कोडिंग के अनुसार हम उसको डायग्नोस करते हैं कि कैसा कंडीशन है। और लास्ट वन जो है वो है ब्रोंक्योस्कोपी, मतलब कि जो एक जो ब्रोंकियोस्कोपी में क्या करते हैं कि जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा इंसर्ट करके और देखा जाता है कि कैसा कैसा मतलब कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्या है, कोई मास फॉर्मेशन तो नहीं है, ये सब देखा जाता है ब्रोंकियोस्कोपी में। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक इवोल्यूएशन। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में अब जैसे देखिए अब इसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, तो हम क्या देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट या ड्रग।
अब एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट में हम देते हैं स्टेरॉयड थेरेपी, जैसे बेटामेथासोन, बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ईटीसी। और आइबुप्रोफेन भी देते हैं। आइबुप्रोफेन भी देते हैं। बहुत सारे हो गए। और उसके बाद हम देते हैं एंटीबायोटिक्स थेरेपी, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है बैक्टीरिया के कारण हुआ है, तो हम एंटीबायोटिक्स थेरेपी देते हैं, जिससे कि जो एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल किया जा सके, कम किया जा सके, जिसके लिए हम यूज करते हैं एजिथ्रोमाइसिन, सेफैक्सिम, पेनिसिलिन ईटीसी। अब यह टैबलेट के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स फॉर फीवर के लिए देते हैं, फीवर के लिए देते हैं। पैरासीटामोल हो गया, पीसीएम हो गया, ये देते हैं। और फोर्थ वन जो है वो हो गया ब्रोंकोडाइलेटर, इनहेलेशन थेरेपी। ब्रोंकोडाइलेटर का एक इनहेलेशन भी आता है और प्लस में एक इसका कफ सिरप भी आता है, तो हम इनहेलेशन के फॉर्म में भी देते हैं, सिरप के फॉर्म में भी दे सकते हैं, साल्बुटामोल थ्रू नेबुलाइजेशन। अब जैसे हम लोग साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन के थ्रू देते हैं, ताकि जो भी मतलब कफ है उसको हम ढीला कर सके, ढीला करके आसानी से हम निकाल सकते हैं। और फिफ्थ वन इज एक्सपेक्टोरेंट देते हैं, एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप, कफ सिरप देते हैं इसमें, कोई भी कफ सिरप हो सकता है। अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट टू असिस्ट द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। सबसे पहले हमें पेशेंट का जो भी जनरल कंडीशन होता है वह असिस्ट करना रहता है, जैसे कि पेशेंट का कैसा ब्रीथिंग पैटर्न है, कैसे सो रहे हैं, कोई रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज तो नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद सेकेंड वन इज टू असिस्ट द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का वाइटल साइन चेक करते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ये सब चेक करते हैं। थर्ड वन इज टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराना है, जिससे कि जो लंग्स अच्छे से एक्सपेल्ड आउट हो सके, मतलब कि अच्छे से मतलब फैल सके और सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम सुपाइन पोजीशन भी, सॉरी, सेमी फॉलर भी पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सेमी फॉलर पोजीशन भी प्रोवाइड कराते हैं। टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पेशेंट का पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। कभी कभी हमें क्या होता है कि कुछ कुछ बीमारियां जो होते हैं वो हाइजी मतलब अनहाइजीनिक के कारण भी होते हैं, तो हमें पर्सनल हाइजीन को अच्छे से पेशेंट का मेंटेन करके रखना है। टू प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उस तरीके से हमें ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड कराना है अगर नीड हो तब। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट ब्रोंकाइटिस, हमें पेशेंट को यह भी बताना रहता है कि आप जैसे ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस क्यों होता है, ब्रोंकाइटिस से हम कैसे बच सकते हैं, ये सब हमें पेशेंट को बताना रहता है, तो ये हम बताएंगे। टू एडमिनिस्टर मेडिसिन ऑन टाइम, पेशेंट का जो भी मेडिसिन है वो ऑन टाइम हमें प्रोवाइड कराना रहता है, उसे खिलाना रहता है, देखभाल अच्छे से करना रहता है, ताकि वो जितना जल्दी से जल्दी क्योर हो सके। एंड लास्ट वन इज एडवाइस पेशेंट टू यूज़ मास्क, हमें सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देना है, क्योंकि यह रेस्पिरेटरी डिसीज है, वो हवा के थ्रू फैलता है, तो पेशेंट को हमें एडवाइस कर देना है कि वियर मास्क, मतलब कि आप मास्क पहन करके रहिए। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन bronchiectasis, it is condition in which lungs airway become damaged due to chronic bronchitis। ब्रोंकियोएक्टेसिस जो होता है यह एक कंडीशन होता है जिसमें जो लंग्स का जो एयरवे होता है, जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण। जैसा कि मैंने आपको इससे पे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था
कि ये ब्रोंकियल ट्यूब हो गया, अगर वो लंबे समय तक अगर इसमें कोई इन्फ्लामेशन होता है तो वह स्वेलिंग हो जाता है और डैमेज हो जाता है। तो अगर लंबे समय तक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के कारण ब्रोंकियोएक्टेसिस हो गया है, डैमेज हो गया ब्रोंकियल ट्यूब, तो इसके कारण हमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। एपनिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये सब कार्डियक फेलियर, ये सब हमें देखने को मिलता है। इट्स कॉल्ड ब्रोंकियोएक्टेसिस। सेकेंड वन इज एपनिया। एपनिया हमें देखने को मिल सकता है एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी फेलियर हमें देखने को मिल सकता है। कार्डियक फेलियर। अब कार्डियक फेलियर क्यों होगा, कैसे होगा? तो कार्डियक फेलियर में क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, जैसे कोई भी कोई भी फ्लू के कारण हो गया, या फिर माइक्रो एडिनो वायरस, कोरोना वायरस के कारण जो भी माइक्रो वायरस होता है वह हमारे ट्रैवल करके ब्लड के थ्रू हमारे कार्डियक सिस्टम में, मतलब हार्ट में पहुंच जाता है। हार्ट में पहुंच करके जो जो उसका फंक्शन होता है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। तो इसमें भी कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। न्यूमोनिया हो सकता है, सेकेंडरी न्यूमोनिया कॉज करता है अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ तो। तो दोस्तों, आप सभी को यह टॉपिक कैसा लगा, आप सभी को आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और अगर अच्छा लगा हो आप सभी को यह वीडियो, तो आप लाइक करें और कमेंट करें, और आप अपने दोस्तों के क्लासमेट के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।